अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ डॉक्टर बायोलॉजी। माय नेम इज़ शाहजहान और आज का टॉपिक है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। हमने टर्मिनोलॉजी स्टार्ट की है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स चैप्टर की, चैप्टर 9। तो तकरीबन 22 टर्मिनोलॉजीज़ हमने कंप्लीट की हैं। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी 23rd टर्मिनोलॉजी है ये। तो व्हाट इज़ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? आसान मैंने डिफ़ाइन किया है, व्हेन मेल एंड फीमेल ऑफ द सेम स्पीशी आर डिफ्रेंशिएटेड फ्राम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ जनरल मॉर्फोलॉजी। एक ही स्पीशी के फॉर एग्जांपल एक मेल है और एक फीमेल है, अगर हमने इन दोनों की मॉर्फोलॉजी को चेक किया और ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी पे हमने इन दोनों को मेल और फीमेल डिफ्रेंशिएट किया, तो मैं कहूँगा कि इन दोनों में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। जैसे हम इंसान मेल फीमेल दोनों सेम स्पीशी के हैं, लेकिन जब मेल फीमेल को हम जनरली देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, दोनों को हम जुदा कर सकते हैं कि ये मेल हैं और ये फीमेल हैं। तो सिंपली मैं कहूँगा कि ये हम में क्या पाया जाता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। आप बर्ड्स को देख लें, बर्ड्स में भी हम मेल फीमेल का आसानी से पता लगा सकते हैं अगर हम इसकी जनरल मॉर्फोलॉजी को चेक करते हैं। आप hen को देख लें, मुर्गी और कोक को देख लें, दोनों का आसानी से, मुर्गा और मुर्गी दोनों का आसानी से हम जनरल मॉर्फोलॉजी के बेस पे ये पता लगा सकते हैं कि इसमें मेल कौन है और फीमेल कौन है। तो शाबाश वो एनिमल, दुनिया में वो तमाम एनिमल्स जो सेम स्पीशी से ताल्लुक़ रखते हों और जनरल मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम उनमें मेल और फीमेल के दरमियान डिफ्रेंशिएशन कर सके, मेल और फीमेल को जनरल मॉर्फोलॉजी के बेस पे पहचान सके, हम सिंपली कहेंगे कि इस एनिमल में क्या पाया जाता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन मेल एंड फीमेल शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इसी तरह बर्ड्स आल्सो शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। लेकिन दुनिया में एक ख़ास किस्म एनिमल्स हैं जिनमें हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं कर सकते, यानी मेल फीमेल को हम जुदा नहीं कर सकते। और वो कौन से एनिमल है, हेर्माफ्रोडाइट एनिमल। हेर्माफ्रोडाइट एनिमल कौन से एनिमल है, इसको हम सिंपली बाइसेक्सुअल एनिमल भी कहते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल, क्योंकि सेम बॉडी में टेस्टिस भी पाए जाते हैं जो मेल स्ट्रक्चर है और इसी सेम बॉडी में ओवरीज भी पाए जाते हैं जो फीमेल स्ट्रक्चर है। तो एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इस वजह से इनमें हम मेल और फीमेल का डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, या हम सिंपली कह सकते हैं कि ये दुनिया की यूनिक एनिमल हैं जो बिल्कुल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो नहीं करते। और इसके एग्जांपल मैंने बहुत सारे लिखे हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन करूँगा, अर्थवर्म। अर्थवर्म ये एक ऐसा एनिमल है जिसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता और ये एक फाइलम से ताल्लुक़ रखता है, फाइलम एनालिडा, फाइलम एनालिडा से ये ताल्लुक़ रखता है। तो ऐसे एनिमल जो हेर्माफ्रोडाइट हो, बाइसेक्सुअल हो, तो ऐसे एनिमल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हम नहीं कर सकते। अब मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिया है ताकि ये सारा किस्सा बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन हो। मैंने नेमाटोड्स, फाइलम नेमाटोडा का मेल और फीमेल उठाया है। ये फाइलम नेमाटोडा का मेल है और ये फाइलम नेमाटोडा का फीमेल है। तो देख ले दोनों स्ट्रक्चर को, मेल शॉर्ट इन साइज़ है, फीमेल लॉन्ग एंड साइड है। तो एक तो जनरल मॉर्फोलॉजी पे मुझे सिंपली पता चला कि ये मेल है और ये फीमेल है, क्योंकि मेल शॉर्ट होते हैं और फीमेल लॉन्ग होते हैं। लेकिन साथ में कुछ और डिफरेंसेस भी देख ले। दोनों का इंटीरियर एंड वो एंड होता है जहाँ पे माउथ हो, तो दोनों का इंटीरियर एंड स्ट्रेट है, तो मतलब ये तो दोनों का सेम है। लेकिन आप प्लीज़ चेक कर ले पोस्टीरियर एंड को, पोस्टीरियर एंड पे क्लोएका या एनस होता है, तो शाबाश इसके पोस्टीरियर एंड में फ़र्क है। देख ले मेल का पोस्टीरियर एंड कर्व्ड है, ये देख के मैंने लिखा है कर्व्ड पोस्टीरियर एंड, लेकिन फीमेल का देख ले बिल्कुल जिसी तरह इंटीरियर एंड स्ट्रेट है इसी तरह पोस्टीरियर एंड भी स्ट्रेट है। तो मतलब इससे तो हम आसानी से ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो मतलब जनरल मॉर्फोलॉजी पे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये मेल और फीमेल इसमें है या नहीं है, तो मतलब ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। देख ले माउथ दोनों का सेम जगह पे है, एक्सक्रीटरी पोर भी दोनों का सेम जगह पे है, लेकिन एक और भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो कौन सा है, शाबाश देख ले, मेल में क्लोएका है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है। क्लोएका के ज़रिए आप एक्सक्रीशन भी कर सकते हैं, क्लोएका के ज़रिए आप फीसिस भी खारिज कर सकते हैं और क्लोएका के ज़रिए
एग या स्पर्म भी रिलीज़ हो सकते हैं। तो मैंने क्लोएका को, अगर याद हो, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सप्लेन किया था कि क्लोएका के लिए 3 सिस्टम ओपन होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये ऐसा ओपनिंग है जिसमें 3 सिस्टम ओपन हो जाते हैं। लेकिन प्लीज़ फीमेल को देख ले, फीमेल में एनस है, तो एनस में सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम ओपन होता है। तो एक और बड़ा डिफरेंस आया, इनमें क्लोएका है मेल, इनमें एनस है फीमेल, एक और डिफरेंस। तो मतलब इससे भी हम मेल फीमेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। शाबाश, मेल में 1 सेट ऑफ टेस्टिस हैं, यानी 1 सेट में एक ही सेट यहाँ पे मौजूद होता है टेस्टिस का, बार बार इसमें टेस्टिस रिपीट नहीं हुए हैं। लेकिन फीमेल में 2 सेट्स ऑफ ओवरीज है, 1 सेट ऑफ ओवरीज फिर नेक्स्ट सेट ऑफ ओवरीज। तो मतलब इनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का भी डिफरेंस है। और एक और डिफरेंस भी है, देख ले मेल के आखिरी एंड पे 2 पेडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिस तरह पेडल होते हैं या इंसान के पाँव होते हैं, इनको हम कहते हैं पाइनियल सीटें। और पाइनियल सीटें ये मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं और साथ में ये कोप्यूलेशन में भी हेल्प करते हैं। जब मेल फीमेल फर्टिलाइजेशन के लिए कंबाइन हो जाते हैं तो ये मेल इन पाइनियल सीटे के ज़रिए इस फीमेल के साथ अटैच हो जाता है और फर्टिलाइजेशन करता है। लेकिन ये लोकोमोशन और मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो पाइनियल सीटे यहाँ पे है, पाइनियल सीटें यहाँ पे नहीं है। तो इन सारे डिफरेंसेस को देख लें, हम इस जनरल मॉर्फोलॉजी के बेस पे ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो हम कह सकते हैं कि नेमाटोड में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रॉपरली पाया जाता है। अब एक और टॉपिक है, ये तो इंशाल्लाह हम सेकेंड ईयर के क्लासेस में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में इसका भी कुछ हिस्सा है। वहाँ पे कहा है कि जो एनिमल जिन एनिमल्स में इम्नियोन पाया जाता है उसको हम इम्नियोट्स कहते हैं। तो फिर इम्नियोट्स में 3 तरह के ग्रुप शामिल है, रेप्टाइल्स, शाबाश, बर्ड्स और मैमल्स। इसी चैप्टर में इन तीनों को, कौन कौन से, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल, इन तीनों को इम्नियोट्स कहा गया है। तो इम्नियोट्स हम इसे क्यों कहते हैं? तो चलो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम सीख लेते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स क्या चीज़ है? जब हम एम्ब्रियो हालत में होते हैं, जब हम मदर की यूटेरस में होते हैं, तो अल्लाह का निज़ाम है, हमारे बॉडी के इर्द गिर्द 4 एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होते हैं। जब हम पैदा हो जाते हैं तो ये सारे मेम्ब्रेन ये बॉडी के साथ नहीं होते, ये बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। हम सिर्फ ये हिस्सा जो यहाँ पे मैंने शो किया है इन द फॉर्म ऑफ फीटस, ये डेवलप होता है और इससे इंसान बनता है। ये चारों के 4 मेम्ब्रेन जस्ट जेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड में होते हैं, जब हम पैदा नहीं हुए होते उस टाइम पे ये होते हैं। जब हम पैदा हो जाते हैं तो ये सारे हमारे बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो इस वजह से इन चारों मेम्ब्रेन को कहा गया है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, यानी ये एम्ब्रियो के एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स हैं जो सिर्फ जेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड में होते हैं। जब हम पैदा हो जाते हैं तो ये बॉडी के साथ मौजूद नहीं होते। तो ड्यूरिंग embryonic life 4 extra membranes surround embryo. These extra embryo membranes are called extra embryonic membrane. तो वो 4 कौन कौन से? एमनियन, एलेंटॉइस, यॉक्सेक और कोरियन। ये नाम सीख ले, एमनियन, एलेंटॉइस, यॉक्सेक और कोरियन। तो अब देख ले, चारों को मैंने शो किया है। ये एम्ब्रियो है, ये फीटस है, ये इंसान है। तो ये रेड इन कलर जो मैंने शो किया है, जो पूरे इंसान के बॉडी को इसने कवर किया है, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एमनियन मेम्ब्रेन। और इसने देख लिया यहाँ पे एक कैविटी बनाई हुई है, एक स्पेस बनाया हुआ है, इसको हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। तो एक तो रहा एमनियन मेम्ब्रेन और इसने जो कैविटी बनाई है उसे हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। फिर नेवल एरिया से, जहाँ पे इंसान का नेवल होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जहाँ पे डेवलप होता है, इसी जगह पे एक स्मॉल बेलून लाइक कैविटी मौजूद है इस बच्चे के साथ एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एलेंटॉइक मेम्ब्रेन और इस कैविटी को हम कहते हैं एलेंटॉइस कैविटी। तो दूसरी कैविटी है एलेंटॉइस कैविटी। इसी के साथ करीब अटैच फॉर्म में एक नई कैविटी है, इसको हम कहते हैं यॉक्सेक और इसका जो मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं यॉक्सेक मेम्ब्रेन। और फिर इन तमाम तीनों कैविटीज़ को कवर किया है बाहर की तरफ से एक और कवरिंग ने, जिसको हम कहते हैं कोरियन, और इस कैविटी को हम कहते हैं कोरियोनिक कैविटी। तो शाबाश, एमनियन मेम्ब्रेन, एलेंटॉइक मेम्ब्रेन,
यॉक्सिक मेम्ब्रेन और कोरियन मेम्ब्रेन, ये चारों एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होते हैं। जब हम पैदा हो जाते हैं तो ये रिमूव हो जाते हैं, तो इन चारों मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो इनके फंक्शंस भी मैंने लिख के है ताकि एमसीक्यू में हेल्प आप लोगों को इंशाल्लाह हेल्प देगा। ये इम्यून क्या करता है? ये होम्योस्टेसिस करता है। होम्योस्टेसिस मीन्स इस बच्चे के लिए टेम्परेचर रेगुलेट करना, इस बच्चे के लिए सल्यूट लेवल बरकरार रखना, इस बच्चे के लिए ऑस्मो रेगुलेशन करना, इस बच्चे के लिए थर्मो रेगुलेशन करना, इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो बच्चे के लिए एनवायरनमेंट मेंटेन रखना, ये काम इम्यून का है। तो मैंने कहा है होम्योस्टेसिस फॉर फीटस, कितना बेहतरीन फंक्शन है। एलेंटॉइस क्या करता है? बच्चे के बॉडी में जितने भी एक्स्ट्रा वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो सारे वेस्ट बच्चे से रिलीज़ हो जाते हैं और स्टोर हो जाते हैं एलेंटॉइस में, ताकि बच्चे को ये वेस्ट डैमेज ना कर सके। तो बच्चे के बॉडी में जितने भी एक्स्ट्रा वेस्ट है, ये सारे वेस्ट कहाँ पे जमा हो जाते हैं? एलेंटॉइस में। तो मैंने लिखा है वेस्ट कलेक्शन फॉर फीटस, ताकि ये वेस्ट फीटस के बॉडी को डैमेज ना कर सके। यॉक्स एक बहुत कमाल की चीज़ है। इस बच्चे के लिए एक्स्ट्रा फूड स्टोर करना, ये तमाम स्टोरेज कहाँ पे होता है? यॉक्स एक। बाकी बच्चे के लिए प्लेसेंटा के ज़रिए भी खुराक आता है, लेकिन इजाफी खुराक स्टोर करना बच्चे के फ्यूचर के लिए ये यॉक्स एक का काम है। लेकिन यॉक्स एक के कुछ और काम भी हैं। यहाँ पे कुछ ख़ास स्टेम सेल्स भी बन जाते हैं जो फ्यूचर में ये स्टेम सेल्स क्या करते हैं? स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं बच्चे के लिए, एग प्रोडक्शन करते हैं और ब्लड फॉर्मेशन भी करते हैं बच्चे के लिए। तो यहाँ पे खुराक भी स्टोर होता है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे कुछ सेल भी बनते हैं, स्टेम सेल्स, जो आगे जाके स्पर्म प्रोवाइड करेंगे, एग प्रोवाइड करेंगे और ब्लड प्रोवाइड करेंगे। तो एक कैविटी है एमनियोटिक कैविटी होम्योस्टेसिस, दूसरी कैविटी है एलेंटॉइस कैविटी वेस्ट कलेक्शन, तीसरी कैविटी है यॉक्सिक फूड स्टोरेज एज वेल एज टू मेक स्पर्म एग एंड ब्लड। इन तमाम के लिए भी यहाँ पे सेल्स बन जाते हैं जिनको हम स्टेम सेल्स कहते हैं। कोरियन क्या करता है? प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करता है। प्लेसेंटा क्या चीज़ है? यूटेराइन कनेक्शन है, यानी माँ की यूटेरस में बच्चे के साथ एक कनेक्शन डेवलप होता है। ये कनेक्शन यूटेरस में होता है, तो इस वजह से मैंने क्या कहा है? यूटेराइन कनेक्शन। किसके साथ? फीटस एंड मदर। किसके लिए? फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यानी बच्चे के बॉडी में जितने भी वेस्ट बनते हैं वो सारे वेस्ट माँ की तरफ चले जाते हैं, और माँ के ब्लड में जितने भी यूज़फुल मटेरियल है, मिनरल्स है, वाटर है, ग्लूकोजेज है, ये सारे चले जाते हैं फीटस के बॉडी में। तो इसे हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो माँ और बच्चे के दरमियान 9 महीने एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किसके ज़रिए होगा? प्लेसेंटा के ज़रिए। और प्लेसेंटा किस चीज़ से बनता है? ये कोरियन मेम्ब्रेन से बनता है। इसका इंशाल्लाह हम अलग सा लेक्चर तैयार करेंगे सेकंड ईयर में, क्योंकि ये सेकंड ईयर का टॉपिक है कि प्लेसेंटा किस तरह बनता है। एनिमल्स हैविंग प्लेसेंटा आर कॉल्ड मैमल्स। इसको हम वो एनिमल्स जिसमें प्लेसेंटा पाया जाता है इसको हम मैमल्स कहते हैं, लेकिन स्पेशल मैमल्स इसको हम प्लेसेंटेलिया भी कहते हैं। प्लेसेंटेलिया वो मैमल्स, वो एनिमल्स जिसमें प्लेसेंटा पाया जाता है उसको तो हम मैमल्स कहते हैं, ट्रू मैमल्स। लेकिन इसके लिए अलग नाम भी है, इसको हम प्लेसेंटेलिया भी कहते हैं। और इसका एग्जांपल है ह्यूमन। ह्यूमन है प्लेसेंटेलिया मैमल, यानी इसमें प्लेसेंटा पाया जाता है और ये दुनिया में ट्रू मैमल्स कहलाता है। तो ये सारी चीज़ आप लोगों ने नोट करनी होगी। ये है शाबाश टर्मिनोलॉजी नंबर 24, टर्मिनोलॉजी नंबर 24। फिर 25th टर्मिनोलॉजी में मैंने क्या कहा है? शाबाश टाइप्स ऑफ एग्स। दुनिया में कितने टाइप्स एग्स होते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनिमल के टर्मिनोलॉजीज़ में। तो टाइप्स ऑफ एग्स ये हमारे पास 25th टर्मिनोलॉजी है। तो फर्स्ट मैंने लिखा है माइक्रोलेसेथल एग। तो नाम से भी जाहिर है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, लेसेथल योक को कहते हैं। तो वो एग जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ योक पाए जाए, योक अंडे की जर्दी, तो शाबाश वो एग जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ योक पाया जाए इसको हम कहते हैं माइक्रोलेसेथल एग। तो ऐसे एग किस में पाए जाते हैं? ये ह्यूमन एग्स है। ह्यूमन एग में स्मॉल अमाउंट ऑफ योक पाया जाता है तो इनको हम कहते हैं माइक्रोलेसेथल एग। लेकिन दूसरा है मेगालेसेथल, तो नाम से भी जाहिर है लार्ज अमाउंट ऑफ योक इसमें पाया जाता है। तो ये किसके होंगे? ये बर्ड्स और रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, इन दोनों के एग्स, इनमें लार्ज अमाउंट ऑफ योक पाया जाता है तो इनको हम कहते हैं मेगालेसेथल एग। एक है मीज़ोलेसेथल, तो नाम से भी जाहिर है, मीज़ो मीन्स मॉडरेट, मीज़ो मीन्स
मॉडरेट यानी न कम न ज़्यादा। तो इसमें एवरेज अमाउंट ऑफ योग होते हैं एग में, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मीज़ोलेसेटर यानी हैविंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग। और ये किसके एग हैं, ये एम्फीबियंस के एग है, यानी इसके साथ फ्रॉग ताल्लुक़ रखता है, सैलमेंडर ताल्लुक़ रखता है। तो इन तमाम के एग में शाबाश न ज़्यादा योग न कम योग बल्कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग पाए जाते हैं, इस वजह से हम इसे कहते हैं मीज़ोलेसेटल एग। फिर एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इसके साथ रिलेटेड है, अक्सर बुक में लिखा होता है एग का वेजिटल पोल और एनिमल पोल। तो ये क्या चीज़ें हैं, तो शाबाश ये एग है जिस साइड पे योग पाया जाए। ये योग क्या है, अंडे की जर्दी, ये 3 चीज़ों से बना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मेन ये 3 होंगे। इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, इसमें फ़ैट्स पाए जाते हैं, लेकिन फ़ैट्स में भी फिर जो ज़्यादा मकदार में फ़ैट्स पाए जाते हैं वो है फॉस्फोलिपिड्स। तो प्रोटीन्स, फ़ैट्स और फैट्स में फिर स्पेशली फॉस्फोलिपिड, अगर ये सारे आपस में मिल जाते हैं तो ये योग बनाते हैं। और अंडे का वो पोल, वो एंड जहाँ पे योग स्टोर हो जाते हैं उसको हम कहते हैं वेजिटल पोल। और एग का वो पोल जहाँ पे योग नहीं होता उसको हम कहते हैं एनिमल पोल। वेजिटल इसको हम इसलिए कहते हैं, वेज मीन्स फूड, और योग हमारे पास फूड है, तो इस वजह से इस पोल को क्या नाम दिया, वेजिटल पोल। लेकिन इसको एनिमल पोल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस साइड पे सेल डिवीजन होगा और सेल डिवीजन के बाद एनिमल बनता है, तो इस वजह से इस एंड को कहा एनिमल पोल। ये याद रखना होगा, जनरल कॉन्सेप्ट है। जिस साइड पे भी योग होता है वहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता, बल्कि सेल डिवीजन उस साइड पे होता है जहाँ पे योग ना हो, तो उस साइड पे एनिमल बनेगा। इस वजह से इसको हम कहते हैं एनिमल पोल। और इस एनिमल के लिए खुराक इस साइड पे स्टोर है, तो इस वजह से इस पोल को हम कहेंगे वेजिटल पोल। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों ने याद रखनी है। इंशाल्लाह टर्मिनोलॉजीज़ ख़त्म होने वाले हैं, चंद टर्मिनोलॉजी अब भी रह जाते हैं जिसको हमने एक्सप्लेन करना है। इंशाल्लाह टर्मिनोलॉजीज़ ख़त्म हो जाते हैं, फिर आप लोग थोड़ा बहुत इसको रिवाइज़ कर ले और फिर ख़ुद जाके इस चैप्टर को रीड कर ले। इंशाल्लाह अप टू 80 to 90% आप लोगों को इंशाल्लाह पहले से ये चैप्टर याद हुआ होगा। सिंपल वर्ड में फिर हम जो बाकी चीज़ें चंद रह जाती है फाइलम के हवाले से वो एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इस चैप्टर का तरीका यही है कि आपने पहले टर्मिनोलॉजी सीखनी होगी, फिर जिस तरह आप न्यूज़पेपर को रीड करते हैं इसी तरह इस चैप्टर को रीड कर ले। इंशाल्लाह 100% आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और आपको ये चैप्टर इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से याद होगा। तो अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें और हमेशा अपने गुस्से को काबू में रखें, क्योंकि बेहतरीन इंसान, ताकतवर इंसान और बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने गुस्से को काबू में रख सके।